हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस अकेडमी सीटेट की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे और आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, आनुवांशिकता जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण जो हमारे आसपास जितने भी वातावरण है, स्कूल, पेड़ पौधे, आसपास जितने भी चीज दिखते हैं वो पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे सेकंड क्लास पेपर, सेकंड क्लास 1 to 5। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट, पेपर सीजीपी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 आया है। टॉपिक का नाम है हमारा, टॉपिक हमारा है आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, आनुवांशिकता पर्यावरण में दोनों का एक रिलेशन है। ठीक है, वहां में डेविड है। ठीक है ना, डेविड है। ठीक है, व्यक्ति का विकास या व्यक्ति तुम्हारे पर्सनालिटी अधिगम भी होता है, पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है और व्यक्ति का विकास भी होता है। ठीक है, इसमें दोनों होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम लोग आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता किसको कहते हैं? आनुवांशिकता जो है एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। ठीक है ना, और पर्यावरण जो होता है हमारे जितने भी आसपास की चीज है, चारों तरफ जितने भी सामान जो चीज दिखते हैं, समझे, पेड़ पौधे, स्कूल, पहाड़ व जीव जितने भी है, ये सारे हमारे क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, सारे हमारे क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में आनुवांशिकता और पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से देखना है। जो भी एग्जामिनर होते हैं वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले लिखते हैं। ऐसे आनुवांशिकता और पर्यावरण से हमको लग रहा है कि हर एग्जाम, हर जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं, कुछ ना कुछ हर एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम आनुवांशिकता के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, आनुवांशिकता के बारे में आनुवांशिकता के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में देखेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले देखेंगे आनुवांशिकता क्या है। ठीक है, आनुवांशिकता जो है, हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी जब आनुवांशिकता गुण, आंख, कान, नाक, चिंतन, समझे, आनुवांशिकता जो है जब आनुवांशिकता गुण, आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, वृद्धि आदि का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है उसे हम आनुवांशिकता या वंशानुकरण कहते हैं। आनुवांशिकता को भी वंशानुकरण भी कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता को भी हेरिडिटी जो होती है उसे आनुवांशिकता भी कहते हैं या वंशानुकरण भी कहते हैं। ठीक है, इस दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण में या वातावरण बोलिए। ठीक है, दोनों का गुणात्मक रूप से परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, ये दोनों का जो है, दोनों का गुणात्मक रूप से परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, अब हमारा क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें अभिप्राय है हमारे चारों तरफ, का माहौल, जैसे जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, आदि, ये सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण है। ये दोनों जो है ना, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, ये दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण में मानव विकास के लिए दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पर्यावरण और आनुवांशिक दोनों को मनुष्य मानव विकास के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके आगे
जानेंगे आनुवांशिकता क्या हो गया और पर्यावरण के बारे में जाएगा, ठीक है ना। इसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद दोनों के ऊपर कुछ दो चार पाँच एग्जाम्पल लेंगे क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है ना, उसको भी कराएंगे, ठीक है। ठीक है, इन्वायरमेंट नंबर सॉरी इन्वायरमेंट मैंने पर्यावरण और आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, ठीक है। तो देखेंगे वांछनीयता और पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में बताते हैं। आनुवांशिकता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, ठीक है ना। जैसे में किसी का देखिए पिताजी का बाल घुड़ियाल रहेगा, घुड़ी जैसा घुड़ियाल रहेगा, घुड़ी जो भी नहीं कि बच्चे को हो सकता है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है, ठीक है। चाहे किसी का आनुवांशिकता उसके पीढ़ी दर जैसे किसी का दादा दादी के साथ हो, किसी के न किसी माँ बाप पर नहीं जाता है ना, तो दादा दादी के पति पर चला जाता है, उसके रंग पर, किसी का रंग गोरा काला, ऐसा नहीं कहता है कि बच्चा अरे इसमें दादाजी पर गया है, पिताजी पर गया, चाचा पर गया, इसी को आनुवांशिकता ही कहते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर तो होते रहता है किसी न किसी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फिल्म में शिल्पा शेट्टी का देखिए आंख है, ऐश्वर्या का आंख है, तो किसी न किसी पूर्व में कोई ना कोई उसके घर में रहा होगा, ठीक है ना। इसमें उसके बच्चे को हो सकता है, उसके बच्चे को भी हो सकता है, उसके भाई का भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आनुवांशिकता किसी न किसी के ऊपर रहता ही रहता है, ठीक है ना। आनुवांशिकता के बारे में बता दिए थे, हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। एक डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। जैसे एक्स और एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है ना, मेल फीमेल। इसमें से देखेंगे मेल फीमेल में एक्स और वाई होता है, एक्स वाई और एक्स और एक्स वाई, ठीक है। सॉरी उल्टा लिखा गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है ना। अब मान के फीमेल और फीमेल दोनों में देखना है कि कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए यूआई है, ठीक है ना, यूआई है, यूआई इधर आ जाएगा, एक्स तो पहले से एक्स और वाई कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, लड़का हो जाएगा। अगर यही एक्स यही एक्स और ये एक्स मिलकर दोनों एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। और यही एक यू आई जो है एक्स वाई है, यू आई अगर इसमें आ जाता है, एक्स पहले से है, एक्स पहले से है ना, एक्स पहले से और वाई, एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यही वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी एक्स वाई के कारण जरूरी नहीं है कि लड़का को एक्स वाई है तो लड़की को नहीं है, इसीलिए कितने भी दिन बच्ची को देखिएगा, किसी की शादी हो जाती है तो फिर ज्यादातर लड़की होती है तो उसको बहुत प्रत्यारित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि लड़की में कमी ना हो बल्कि लड़का में भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि लड़की में ही कमी होगी, ठीक है ना। इसलिए कोई तरह की दिक्कत होती है तो लोग डॉक्टर से संपर्क करते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर बताता है, ठीक है। लिंग धारण की बात समझिए। अब हमारे जो है हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे में एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। दोनों का जो संख्या है हमारा क्या है, 23 जोड़ा है, ठीक है। 23 जोड़ा मिला कितना हो जाएगा, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोनों मिलाकर के, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा कितना हो जाएगा, 46 46 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, 46 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। हमारे सिर्फ दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और दोनों मिला के 23 जोड़ा होता है, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में देखेंगे। कुछ जो है हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग आनुवांशिकता पर्यावरण देख लिए थे, और उसके बाद क्या होता है महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है जो प्रिंसिपल हेरिडिटी के बारे में, आनुवांशिकता के बारे में, ठीक है। उससे कुछ सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत देखेंगे। पहला सिद्धांत क्या बताता है हमारा, प्रत्यागम प्रत्यागम प्रत्यागम
प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या बताता है? विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले तो देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, महत्वपूर्ण निर्धारण हो गया था, बता दें 122 बार बता दिए थे। महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहा है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या बताता है? विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ठीक है ना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ठीक है, गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप, देखते हुएगा विपरीत गुणों का जो होता है, तेज बुद्धि वाले माँ बाप जो होते हैं उनके बच्चे को कम बुद्धि का बच्चा हो जाना, ठीक है। जैसे कोई माँ बाप जो होते हैं उसे कम बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन उसके बच्चे कितने होते हैं? तेज बुद्धि वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। वही प्रत्यागमन जो बता रहा है, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो बता रहा है तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, मतलब जैसे में तेज यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के बच्चे होना, ठीक है, या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि वाले का बच्चा होना, ठीक है ना। क्या हो जाता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ऐसे में कोई मान के लिए कोई बच्चा किसी का माँ जैसे बहुत मंदबुद्धि टाइप का है ना, जो भी नहीं है उसका बच्चा भी होगा तो मंदबुद्धि होगा, वो तेज हो सकता है और थोड़ा सा मंदबुद्धि का भी होगा, सुस्त टाइप का होगा, ठीक है। ऐसे में देखिए किसी का देखते हैं बहुत किसी का माँ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बच्चे का कुछ अच्छा परवरिश मिलता है और समाज से, चाहे परिवार से, चाहे प्रदेश से, तो देखिएगा बहुत तेज हो जाता है, उसका बहुत दिमाग तेज रहता है, बहुत तेज होता है। एक हमारे गांव के आसपास में एक बच्चा है, वो हर बार मैट्रिक से लेकर मैट्रिक अच्छा ही नंबर से पास किया, उसमें आप कुछ भी नहीं जानते, उतना भी दिमाग उनका तेज नहीं, मन बुद्धि टाइप कर, उसका बच्चा जो बेटा है बहुत तेज है, उसका नाम अजीत है, जो मैट्रिक में 465 नंबर लाया था, पूरे गाँव में सबसे ज्यादा नंबर उसका है, और इंटर में बहुत अच्छा रहा, अच्छा से पढ़ाता भी है और समझता भी है, उसका बहुत माइंड जो IQ जो है उसको बहुत है। वैसे ही बच्चे को हम गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में भी प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसी को हम प्रत्यागमन का सिद्धांत भी करते हैं, ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत हो गया। अब हमारा क्या है गाल्टन का सिद्धांत क्या बताता है? चलिए, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से तो या गाल्टन का सिद्धांत या जीवन गणना सिद्धांत करने से जीवन गणना सिद्धांत भी कहलाता है, ठीक है। देख लिए जीवन गणना सिद्धांत, इसमें क्या कहता है? गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है इनके अनुसार जो है ना, बच्चे की में जो गुण होते हैं उसके पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उसके माँ, उसके बच्चे, उसके परदादी से भी उसका जो है ना गुण का भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे देखिए कोई बच्चा अगर उसके माँ बाप विकलांग होते हैं तो उसके 2-3 पीढ़ी नहीं होगा, लेकिन फिर चौथा पीढ़ी में आएगा तो उसका बच्चा कोई ना कोई विकलांग हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको होते ही रहता है, क्योंकि ये गुण बताता है, हमारा गाल्टन का सिद्धांत जो बताता है, इनके अनुसार बच्चे में गुण जो होते हैं ना पिछली पीढ़ी दर हो जाता है, ठीक है ना, गाल्टन का अनुसार हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, और उसके गाल्टन का सिद्धांत को हम जीव गणना सिद्धांत भी कहते हैं। गाल्टन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, गाल्टन सिद्धांत को हम जीव गणना सिद्धांत बोलते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। हम देखोगे अब X Y के बारे में निर्धारण के बारे में हो गया, जैसे बता दिए थे पहले, X और XY क्या हो गया? मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है ना, ठीक है, मेल फीमेल। इस मेल और फीमेल में जो अंतर होता है X है, ये Y इधर आ जाएगा, X में पहले से था, Y क्या होगा? ये लड़का हो जाएगा, XY मिलकर क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, ठीक है। अगर X और X पहले से X और X है, X में क्या हो जाएगा? XS में क्या हो जाता है? गर्ल्स हो जाता है, लड़की हो जाती है, ठीक है ना, गर्ल्स हो जाता है, ठीक है। हम लोग देख लिए हैं। अब इसका एक सिद्धांत बचा हुआ है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण सिद्धांत में 2 सिद्धांत हो गया, तीसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एक धार्य मंडल का सिद्धांत हो गया था, और हम लोग देखेंगे बीज मैन का सिद्धांत,
बीजमैन का सिद्धांत क्या बताता है सो देखेंगे, ठीक है ना। बीजमैन का सिद्धांत, बीजमैन का सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चला जाता है, ठीक है ना। बीजमैन का सिद्धांत जो बताता है, बीजमैन का जो सिद्धांत है, बीजमैन का सिद्धांत क्या बताता है, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो होता है, बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार बताता है, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से निरंतर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या है, ग्रेगर मेंडल क्या बताता है, देखेंगे। ग्रेगर मेंडल इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल जो है वैज्ञानिक है, समझे, जो कि जो है इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा, इन्हें जो है ना आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इन्हें मटर के दानों पर इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता का नियम निर्धारित किया था। मटर के दाने, मटर के पेड़ इतने बार सर्च कर दिए, वो बता दिया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला समय ना मटर जो होगा वो पीला कलर का होगा, हरा कलर का होगा। वही ने पहला सबसे करा था, बहुत बार बहुत बार उसने प्रयोग किया था, ठीक है ना। प्रयोग करके आखिरकार वो जान ही लिया था कि मटर के पौधे पर अपना रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके उसने जाना कि मटर का जो पौधा है ना, उसमें आगे चलकर मटर जो होता है हरा से पीला हो जाएगा, पीला वाला हरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको प्रयोग करके बताया था, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने इन्होंने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था, ठीक है। और हमारा एक वैज्ञानिक है बीएन झा के बारे में जाएंगे। इसका 5 गो टॉपिक है, 5 गो है, 4 5 2 को लिखे हैं, 2 गो आप बताएंगे, ठीक है ना। पहला बता रहा है एक वैज्ञानिक है बीएन झा क्या बताया है, बीएन झा ने बोला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ठीक है ना। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ठीक है ना। बीएन झा जो है, बीएन झा एक वैज्ञानिक है जो बीएन झा बताया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ठीक है। एक हमारा है वुडवर्थ जो है, एक देखेंगे वुडवर्थ जो क्या है। वुडवर्थ बता रहा है हमारा वंशानुक्रम के अंतर्गत के समस्त बातें आ जाती है। वुडवर्थ जो है एक अति है, बट वुडवर्थ में क्या बताता है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत के समस्त बातें आ जाती है जो जीवन प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के समय जन्म से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति में उपस्थित थी, ठीक है। वुडवर्थ जो है वंशानुक्रम के अंतर्गत समस्त बातें आ जाती है। वुडवर्थ में जो है वंशानुक्रम के समय समस्त बातें आ जाती है जीवन प्रारंभ के काल में, जीवन प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं बल्कि प्रेगनेंसी, जन्म के समय ही नहीं, प्रेगनेंसी होती है, उसी समय बच्चे का जन्म होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय जन्म से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति की उपस्थिति थी, ठीक है ना। इन्होंने बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो गया था, तीसरा चौथा पांचवा देखेंगे। दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा होगा। तीसरा में क्या कर रहा है, पीटरसन का नियम देखिए। पीटरसन क्या कर रहा है, पीटरसन एक वैज्ञानिक है। पीटरसन क्या कर रहा है, पीटरसन एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है उसे वंशानुक्रम कहा जाता है, ठीक है। वंशानुक्रम जो के बारे में बताया है, पीटरसन ने बताया वंशानुक्रम के बारे में, जो एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है, वंश मान पूर्वज के वंश माने जो भी हमारे पूर्वज है उसके वंश के
कुछ भी अर्जित करता है उसे वंशानुक्रम या अनुवांशिकता भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या करा है, चौथा का डगल्स, डगल्स हुआ हॉलैंड, 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 डगल्स, डगल्स हुआ हॉलैंड। ये भी क्या करा है, व्यक्ति के, इनके अनुसार कह रहा है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में, वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं कार्य का क्षमताओं से उपस्थित रहती है। ठीक है, जिन्हें वह माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक है, हॉलैंड बोलते हैं, हॉलैंड का क्या कहना है, हॉलैंड का कहना है एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह समस्त शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, शरीर का विशेषताएं, कार्य मतलब काम करना, या क्षमताएं उपस्थित रहती है। ठीक है, रहती है। ठीक है, जिन्हें वह माता पिता या अन्य पूर्वजों से पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक है, माता पिता के पूर्वजों से भी प्राप्त करता है बच्चे। ठीक है, जो भी परिवेश में जो भी सीखता है, शारीरिक क्षमता, अनुवांशिकता, समस्त शारीरिक बनावटे, समझे, वो जरूरी नहीं है कि जो माता पिता के साथ हो, माता पिता जैसा है वैसा ही हो, काला रंग, ऐसा नहीं है। उसके पूर्वज अगर नाटे रहे होंगे तो हो सकता है उसके पूर्वज के अनुसार भी आ सकता है, नाटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके कहने का ये मतलब है, उनके माता पिता हुआ अन्य पूर्वजों, मतलब उनसे पूरे परिवार में, उसके पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई भी ऐसा कोई इंसान अगर होगा उसके न उसके बनावट में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। पांचवा कह रहा है रूथ बेनेडिक्ट, रूथ बेनेडिक्ट क्या कहता है तो देखेंगे। माता पिता के संतान रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं। रूथ बेनेडिक्ट क्या बोलते हैं, रूथ बेनेडिक्ट का कहना है माता पिता के संतान को ट्रांसफर्ड होने वाले गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है ना, वंशानुक्रम एक परिभाषा दिया है एक वैज्ञानिक ने, रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा, वंशानुक्रम की परिभाषा में क्या बताया है, माता पिता के संतान को ट्रांसफर्ड होने वाले गुणों को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, कुछ गुण जो होता है, माता पिता के गुण के जो ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, उसको भी वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे इसका वंशानुक्रम का कुछ सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, वंशानुक्रम का सिद्धांत, वंशानुक्रम का नियम देखेंगे। ठीक है, वंशानुक्रम का सिद्धांत या वंशानुक्रम का नियम, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के कुछ नियम बताया है। ठीक है ना, पहला नियम हमारा बताता है, पहला नियम क्या होता है, समानता का नियम। समानता के नियम में क्या बताता है, समानता का नियम जो होता है, इसमें समानता का नियम मेल हो गया या फीमेल हो गया। ठीक है, समानता का नियम जो बताता है, समानता का नियम, इसमें क्या होते हैं, बच्चे समान रूप से होते हैं। ठीक है, इसके माता पिता अगर उसके धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो उसके बच्चे भी धार्मिक होते हैं। ठीक है ना, उसके बच्चे भी धार्मिक होंगे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक होते रहेंगे, इसका सिद्धांत बताता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कहता है, विभिन्नता का नियम। इसमें क्या कहता है, विभिन्नता के नियम में क्या कहता है, इसमें मेल जो होते हैं, मेल और फीमेल में क्या होता है, इसमें होते हैं, विभिन्नता का नियम में क्या होता है, इसमें जब कुछ बच्चे और उसके माँ बाप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो दोनों होगा ना सिर्फ धार्मिक होंगे, किसी एक धार्मिक हो सकता है, एक धार्मिक न भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे विभिन्नता का नियम कहता है। ठीक है, बताता है। ठीक है, ये समझ गए। मेल फीमेल इसमें समानता में होता है कि दोनों एक जैसा, जैसे माता पिता धार्मिक तो उसके बच्चे भी धार्मिक होंगे,
समझे। तेज आईक्यू तो होगा माता पिता, तो माता पिता भी तेज आईक्यू, बच्चे भी तेज आईक्यू होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभिन्नता का नियम क्या बताता है, अगर माता पिता अगर तेज होंगे तो बच्चा जरूरी नहीं है कि तेज ही होगा। अगर धार्मिक परिणति क्या है तो हो सकता है अगर बेटी अगर धार्मिक होगी तो बेटा धार्मिक नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा अगर तेज होगा तो जरूरी नहीं कि बेटी जैसे भी तेज होगा वो भी थोड़ा सा मन बुद्धि का होगा, ठीक है। विभिन्नता का नियम में बताता है, ठीक है। अब कह रहा है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष का निरंतरता का क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीज का गुण होता है वो खत्म नहीं होता, वो चलते ही रहता है, ठीक है ना। जीवन क्रिया के कारण चलते रहता है, ठीक है। ठीक है, मैगल का नियम, मैगल का नियम है वास्तविकता का भी जनक भी कहते हैं। मैगल का जो नियम बताया है वो अंतरक्रम का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। का क्रम का जनक भी कहते हैं, ठीक है। मैगल मैगल का जो नियम बताता है उसे हम अंशानुक्रम का भी जनक भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम भी हम बताएगा, ठीक है स्कूल में। अब हमारा प्रत्यागमन का नियम हो गया। वंशानुक्रम सिद्धांत का जो नियम था ये 5 था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 3 हो गया। अब हमारा आ गया है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के बारे में देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण क्या कहना है, पर्यावरण एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण क्या कहता है, हमारे चारों ओर, चारों ओर, हमारे चारों ओर जितने भी वस्तु, और जितने भी चीज दिखाई देते हैं, जितने भी चीज दिखाई देते हैं वह सब क्या है, पर्यावरण है। वह सब क्या है, वह सब पर्यावरण है, पर्यावरण है, ठीक है। कैसे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले परिवार, पड़ोस, समझे, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। सरकार, कार या पेड़ पौधे, ये सब क्या आता है हमारे पर्यावरण में आते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण में आता है, ठीक है। अब हमारा पर्यावरण हो गया, ठीक है। अब इसके हमको पर्यावरण हो गए। अब इसके पीछे रॉस साइड की कुछ परिभाषा है, 3-4 परिभाषा है, उस परिभाषा को देखेंगे, रॉस को भी, रॉस वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ 4-5 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में करा देंगे। उसके बाद हमारा अनुवांशिकता पर्यावरण का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसके बाद कुछ परिभाषा देख लेंगे, परिभाषा के बाद जस्ट हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर में वो देखेंगे, ठीक है। ध्यान बता दिए, उससे कुछ परिभाषाएं रह गए थे, ठीक है ना, परिभाषाएं, ठीक है। कुछ परिभाषा थी, परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है। परिभाषाएं देखेंगे, जैसे रॉस के अनुसार, रॉस के अनुसार वातावरण, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो 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 हमें प्रभावित करते हैं। रॉस के अनुसार जो है, रॉस एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने बताया, रॉस के अनुसार बताता है कि वातावरण, वातावरण और बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति से हमें प्रभावित करता है, ठीक है। माने बाहरी शक्ति से, माने बाह्य शक्ति से, ठीक है। वातावरण माने सामाजिक वातावरण हो, परिवारिक वातावरण हो, चाहे कोई भी परिवेश में जो भी बाह्य शक्ति होगी उससे प्रभावित होता है, ठीक है ना, प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरा हो रहा है वेल्ड के अनुसार, वेल्ड के अनुसार किसी व्यक्ति का वातावरण उन सब उत्तेजनाओं का पूर्ण योग, उत्तेजनाओं का पूर्ण योग होता है जो गर्भाधान से मृत्यु उपरांत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। वेल्ड के अनुसार क्या कहता है, वेल्ड कह रहे हैं, वेल्ड के अनुसार किसी व्यक्ति का वातावरण उन सब उत्तेजनाओं का पूर्ण योग होता है जो गर्भाधान से शुरू होकर गर्भाधान मृत्यु प्रांत प्राप्त होता है, ठीक है। वेल्ड के अनुसार। तीसरा कह रहा है
वुडवर्थ, वुडवर्थ में क्या बोल रहा है, उससे पहले भी हम अवधारणा में बता दिए थे, ठीक है ना। उसमें इसमें भी पर्यावरण में भी है, और मानसिकता में बताया कि एनवायरमेंट में भी है, में आया है। वुडवर्थ के बारे में क्या बताया है कि वुडवर्थ के अनुसार मैं वे समस्त परिवार, समस्त बाहरी तत्व आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जितने बाहरी तत्व है वो आ जाते हैं, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया जाता है और प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारा एक दो और है, समझे। एक है हमारा होमोजेनियस समय समयोगी, ठीक है, समयोगी। और दूसरा है हमारा विषम योगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, समय समयोगी में क्या होता है, होमोजेनियस में क्या होता है, इसमें समान लक्षण होता है। इसमें क्या होता है, समान लक्षण होता है, समान लक्षण। इसमें क्या होता है, विषम योगी में क्या होता है, इसमें विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक है, विपरीत लक्षण, ठीक है। इसमें समान लक्षण होते हैं और इसमें विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक है ना, विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला भी देखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा 2 लाइन और है, रोज तो बताइए दिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन हम करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक ठीक है, देखेंगे। हम लोग के आनुवांशिकता और पर्यावरण का टॉपिक समाप्त हो चुका है, ठीक है। इससे हम कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारीरिक लक्षण जैसे आंख का रंग, ऊंचाई वाली का रंग, ठीक है, ऊंचाई चाहे बालों का रंग, ठीक है, सॉरी बालों का रंग। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है। इसका ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन देना है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत है, हमको सही वाला पे चुनना है, ठीक है ना। पूछ रहा है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सूचित होते हैं। क्या मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सूचित होते हैं, पहला बता दिया। दूसरा क्या रहा है, वंशानुगत होते हैं। तीसरा क्या रहा है, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। चौथा क्या रहा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का परिमाण होते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, पूरा शारीरिक का लक्षण, शारीरिक लक्षण कैसा, जैसे आंख का रंग, बालों का रंग, ठीक है, ये सब देखना है, ठीक है। इसे बता रहा है कि मुख्य पर्यावरणीय कारक द्वारा सूचित नहीं, पर्यावरणीय कारक द्वारा सूचित नहीं होता है, मतलब चारों तरफ से तो कोई मतलब नहीं, आंख का रंग का, ऊंचाई के बाल का, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट में कह रहा है गलत है, दूसरा कह वंशानुगत, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन में सही हो जाएगा। चौथा नंबर वंश के ऊपर ही होता है। अगर मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी का आंख अगर जरूरी नहीं है, जिसका आंख नीला है उसका बच्चा का आंख नीला ही होगा, ठीक है। कलर बदलते रहता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है ना, ये वंश पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसे वंशागत होगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक द्वारा नहीं होता, नहीं, सांस्कृतिक से कोई इसका, धार्मिक से कोई इसका रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सांस्कृतिक और सुनिश्चित कुछ भी नहीं हो सकता धार्मिक से, ठीक है, हो जाएगा। वंशानुगत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का भी कोई इसमें अति नहीं है, थिंकिंग नहीं है, ठीक है। अनुवांशिकता पर्यावरण के बीच कोई भी अति नहीं है, ठीक है, कोई परिमाण नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अनुवांशिक विन्यास के द्वारा अनुवांशिक विनाश के पूर्व निर्धारित रूप से अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होते हैं होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। कर अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। कौन सा कहलाती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, स्कूली महल होती है, अनुवांशिकता होती है, सामाजिकरण होती है, परिपक्वता कहती है, ठीक है। जब हम नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ाएंगे
तो उसमें परिपक्वता, सामाजिकरण, मानसिकता, स्कूली माहौल, समझे, परिवेश वगैरह जो है उसमें सही ढंग से नेगेटिव टैग वर्ड को ढूंढना है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। केवल हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है टूटिया, टूटिया हमारा नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अगर टूटी करेगा तो बच्चा सीखता है, ठीक है। बच्चे के माहौल में टूटी करना, गलती करना, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। लेकिन रटाना, उसको डांटना, मारना, ऐसा हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है अनुवांशिक विन्यास के पूर्व धारित रूप से प्रकट होने वाली होने की संभव होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कूली माहौल कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। न स्कूल की माहौल कहलाएगी, न अनुवांशिकता कहेगी, न सामाजिकरण, समाज का कोई रिलेटेड है नहीं, न अनुवांशिकता का है, न स्कूली माहौल का। इसमें क्या आता है? परिपक्वता आता है, ठीक है ना। परिपक्वता पर डिपेंड करता है, ठीक है। परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। हमारा दो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या करना है? दो क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट पांचवा बताएंगे और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा व्यक्तिगत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो जो कारक है जो जो अधिगम को प्रभावित करता है, सीखने के लिए प्रभावित करता है, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है ना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, सीखना, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, सीखने में प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है? स्कूली माहौल, दूसरा कह रहा है अनुवांशिकता, तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा कह रहा है अध्यापक का शिक्षा साथ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्कूली माहौल में कोई अति संबंध नहीं है, ठीक है। अनुवांशिकता, सीखने का अनुवांशिकता से सीख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सांस्कृतिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अध्यापक और शिक्षा का कोई रोल नहीं है। बच्चे को कभी भी पढ़ाना चाहिए शिक्षा शिक्षार्थी साथ होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्र होना चाहिए, शिक्षक केंद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा चलेगा? चौथा नंबर क्वेश्चन कहा एक विविध कक्षा कक्ष में, एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सॉरी एक विविध कक्षा कक्ष में, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है मेरा? पहला, सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा साथ अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है दूसरा सीखने सिखाने के विभिन्न सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। चौथा कह रहा है हमारा परीक्षाओं और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। क्या कर रहा है? परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षा करना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए नहीं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, कौन सा होगा? तो देखेंगे। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। पढ़ने से क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ने से आपको आंसर भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चन भी समझ आएगा। क्वेश्चन समझ आते आंसर आपको खुद आने लगेगा, ठीक है ना। तो पहले बोल रहा है कि एक विविध कक्षा कक्ष माने विद्यार्थी में कक्षा है, कक्षा माने माहौल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी है, विभिन्न योग्यताओं वाले, कोई कमजोर वर्ग कोई कमजोर है पढ़ने में, कोई तेज है, कोई मध्यम वर्ग के है, सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए कक्षा कक्ष भरा हुआ है, ठीक है, क्लासरूम में, ठीक है। विद्यार्थी में जो विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को ऐसे चीजें अपनाना चाहिए कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि तेज को अलग कर देंगे, बुर्बक को अलग कर देंगे और कमजोर को अलग नहीं, सबके साथ ऐसे पढ़ाएंगे कि जो जिस प्रकार का होगा वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। उसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? सीखने सिखाने के लिए विभिन्न सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, सही बात है। सभी बच्चों को सीखने सिखाने के लिए विभिन्न सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा, शिक्षक तो बोलिए हमारे शिक्षक केंद्र होने चाहिए तो नहीं नेगेटिव है हुआ है, परीक्षा केंद्र भी नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव हुआ है। अब पहला तो होना सबके लिए जैसा शैक्षणिक शिक्षा संस्थान नहीं, सबके लिए जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा सही हो जाएगा। सीखने सिखाने के लिए
विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके हमारा ये टॉपिक है। ठीक है ना, तो आप इस टॉपिक में देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा वार्षिकता और पर्यावरण की टॉपिक था वो मैं समाप्त हो चुका है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता दिए थे और सबसे लास्ट क्वेश्चन 5वां लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5वां जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन मेरा सही है, 3 ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, ठीक है, देखेंगे पहला कारण। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह काक्षीय शिक्षा शास्त्र, हमारा कक्षा में जो शिक्षा शास्त्र होता है और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है, यही बात देखेंगे। देख लीजिए, तीसरा कह रहा है रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है, ये भी देख लीजिए। चौथा कह रहा है उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, क्वेश्चन पे फिर एक बार देखेंगे, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक है। सीखना जो है बच्चा जो व्यक्तिगत सीखता है, व्यक्तिगत शिक्षा जो व्यक्तिगत और पर्यावरण से और जो अधिगम से सीखता है व्यक्तिगत कारकों के माध्यम पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट जो ऑप्शन नंबर है मेरा पहला ही सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। ठीक है, पहला मेरा ऑप्शन जो है सही है। अभिरुचि और अभिरुचि जो है सो अभिरुचि दोनों व्यक्तिगत कारक, अभिरुचि और अभिवृत्ति अंदर से होता है, अपने आप से होता है, रुचि अपने अंदर से मन से होता है, और अभिवृत्ति अपने अंदर से होता है। लेकिन और तो क्या कक्षा में है, शिक्षा शास्त्र है, उम्र है, विद्यालय, ये सब क्या है शिक्षक केंद्रित हो गया। ये अभिरुचि जो है सो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है CBT का, समझे। अभिरुचि और अभिवृत्ति जो है दोनों व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा, सेकेंड मेरा गलत हो जाएगा, थर्ड मेरा गलत होगा, फोर्थ मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा समाजीकरण है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? समाजीकरण है, सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन समाजीकरण। नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो होगा चैप्टर नंबर 8 जो चलेगा, अब चैप्टर नंबर 8 जो मेरा चलेगा, टॉपिक का नाम हमारा आ जाएगा कौन? समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा है? समाजीकरण है। ठीक है, मेरा टॉपिक समाप्त हो गया है। ठीक है, अब फिर हम अब जो भी समाजीकरण का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।